नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। सरकार ने संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी। कैबिनेट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए। लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया। चले खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत की जवाबी कार्रवाई बालाकोट के बाद सबसे बड़ी सीमा पार कार्रवाई मानी जा रही है। भारत ने आत्मरक्षा, भविष्य की आतंकी घटनाओं को रोकने और आतंकवाद को कठोर संदेश देने के अपने अधिकार का हवाला देते हुए ये ऑपरेशन शुरू किया है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य, इसकी रूपरेखा और इसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया एक बड़ा सैन्य अभियान है। भारत की कार्रवाई सीमित, संतुलित और उकसावे से बचने वाली थी। इस ऑपरेशन में भारतीय रक्षा बलों ने अत्याधुनिक तकनीकी हथियारों का प्रयोग किया जो सटीक हमलों में सक्षम है। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस ऑपरेशन में भारतीय रक्षा बलों ने अत्याधुनिक सटीक हमले करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें पहला है स्कार्प यानी स्टॉर्म शैडो मिसाइल। यह 450 किलोमीटर की रेंज वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे दुश्मन देश के अधिक भीतर जाकर उच्च महत्व वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये 50 से 70 किलोमीटर की रेंज वाली प्रिसीशन गाइडेड स्टैंड ऑफ हथियार है। तीसरा लोइटरिंग म्यूनिशन। ये ड्रोन लक्ष्य क्षेत्र में मंडराते हैं और स्वतः या रिमोट कंट्रोल से खतरे की पहचान कर उसे नष्ट करते हैं। इसके अलावा है मेटियोर मिसाइल। यह अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्थितियों में भी प्रभावी है। और आखिरी है ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 के बारे में समझते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसकी व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र चार्टर नहीं रोकता। ये सुरक्षा परिषद को आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने हेतु कदम उठाने का आह्वान करता है। साथ ही सदस्य देशों द्वारा आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई कार्रवाई की जानकारी तुरंत सुरक्षा परिषद को देना अनिवार्य है। सरकार ने संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति को अनुमोदित किया। आपको बता दें कि शक्ति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना है। इसे 2017 में कोयला मंत्रालय ने शुरू किया था। यह विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटित करने का एक पारदर्शी तरीका है। चलिए सबसे पहले संशोधित शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि ये आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देगी और विद्युत क्षेत्र की कोयला मांगों को पूरा करने के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करेगी। बात करें सरलीकृत आवंटन ढांचे की, तो यह विद्युत क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए पहले की 8 श्रेणियों को 2 सरलीकृत तंत्रों में समेकित करके कोयला आवंटन को सुव्यवस्थित करेगी। इसके अंतर्गत विंडो 1 में केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले उन ताप विद्युत संयंत्रों को अधिसूचित कीमतों पर कोयला लिंकेज प्रदान किया जाना जारी रहेगा, जिनमें उनके संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। घरेलू या आयातित कोयले का उपयोग करने वाले उत्पादकों सहित सभी ताप विद्युत उत्पादक अब अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करके नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कोयला खरीद सकते हैं। इनके अलावा है अनिवार्य PPAs यानी पावर परचेज एग्रीमेंट को समाप्त करना। विंडो 2 के लिए PPA की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्युत क्षेत्र की गतिशील कोयला मांगों को पूरा करना। नीलामी में 12 महीनों से लेकर 25 साल तक की अवधि के लिए खरीद की अनुमति होगी। और आखिर में है पिटहेड विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता देना। यह नीति ब्राउनफील्ड विस्तार का समर्थन करने के अलावा मुख्य रूप से पिटहेड स्थलों पर यानी कोयला स्रोत के नजदीक ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी। खबर में आगे बढ़ते हैं और कोयला क्षेत्र में किए गए अन्य प्रमुख सुधार भी समझ लेते हैं।
कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 की बात करें तो इसके अंतर्गत पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाया गया है। परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है आदि। दूसरा है खान और खनिज यानी विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021। कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज यानी PL कम ML की शुरुआत की गई। इनके अलावा है वाणिज्यिक कोयला खनन 2020। निजी कंपनियों को अंतिम उपयोग प्रतिबंध के बिना वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। और अंत में है कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली यानी CMS-MS तथा खनन प्रहरी ऐप, जिसे अवैध कोयला खनन की घटनाओं पर मजबूती से निगरानी करने के लिए शुरू किया गया है। कैबिनेट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। बजट 2024-25 के तहत घोषित इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। चलिए योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से मौजूदा ITIs को सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग जगत प्रबंधित कौशल के आकांक्षी संस्थान के रूप में स्थापित करना है। कुल परिव्यय की बात करें तो इस योजना के तहत 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 30,000 करोड़ रुपए, राज्यों की हिस्सेदारी 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग जगत का खर्च 10,000 करोड़ रुपए शामिल है। साथ ही एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा समान रूप से केंद्रीय हिस्से के 50% की सीमा तक का सह वित्तीय पोषण किया जाएगा। इसके फोकस की बात करें तो यह योजना उद्योग जगत के अनुरूप फिर से तैयार किए गए रुझानों यानी पाठ्यक्रमों के साथ हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 1000 सरकारी ITIs का उन्नयन करेगी। साथ ही 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों यानी NSTIs की क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी शामिल है। योजना को लागू करने के लिए परिणाम आधारित रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें उद्योग के नेतृत्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV मॉडल का इस्तेमाल होगा। अब ITIs के बारे में जानते हैं। ITI भारत में 1950 के दशक से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण यानी VET की नींव रहे हैं और राज्य सरकारों के अधीन संचालित होते हैं। इन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGT मान्यता देता है, जो भारत में VET के लिए सर्वोच्च संगठन है। वर्तमान में लगभग 15,034 ITI संचालित हैं। इनमें से 78% निजी स्वामित्व वाले हैं। ITI को मजबूत करने के लिए पहले भी कई योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण यानी स्ट्राइव, मॉडल ITI, पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ावा यानी ESDI। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद ITI इकोसिस्टम के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें कम प्लेसमेंट दर, वैश्विक मानकों की तुलना में कौशल संबंधी गुणवत्ता में अंतर, कम सामाजिक स्वीकृति, क्षमता का कम उपयोग शामिल है। दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए। ये निर्देश यूनिफाइड लाइसेंस यानी UL समझौते के अंतर्गत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS सेवा के लिए जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि GMPCS लाइसेंस यूजर्स के लिए उपग्रहों के माध्यम से मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग खासतौर पर उन इलाकों में किया जा सकता है जहां भूमि पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। इस सेवा का उपयोग विशेष रूप से दूरस्थ खनन, तेल और गैस क्षेत्रों तथा सैन्य एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है। इसी के साथ आइए इसके मुख्य सुरक्षा निर्देश भी जान लेते हैं। सबसे पहले है सुरक्षा मंजूरी। लाइसेंस धारी को भारत के भीतर प्रत्येक गेटवे या हब स्पेस के लिए सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी है। दूसरा, स्थानीयकरण। नेटवर्क कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर की जरूरी सुविधाएं जैसे वैध अवरोधन सुविधा, यूजर डेटा ट्रैफिक रूटिंग आदि भारत में ही स्थित होनी चाहिए। बात करें प्रतिबंध की तो लाइसेंसधारी को अधिकार दिया गया है कि वह युद्ध या तनाव की स्थिति में किसी भी ग्राहक या भौगोलिक क्षेत्र में सेवा को बंद या प्रतिबंधित कर सकता है। इनके अलावा है विशेष निगरानी क्षेत्र यानी SMZs के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों और 200 समुद्री मील तक के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ को निगरानी के लिए SMZs घोषित किया जाएगा। वहीं अनिवार्य स्वदेशी विनिर्माण के अंतर्गत सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट का कम से कम 20% हिस्सा 5 साल के भीतर भारत में ही निर्मित होना चाहिए। और आखिर में है नाविक पोजिशनिंग सिस्टम प्रावधान। लाइसेंसधारी NAVIC आधारित पोजिशनिंग का प्रावधान सुनिश्चित कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया। दुनिया में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में है, जो भारत की कुल हिम तेंदुआ आबादी का 68% हिस्सा है। सबसे पहले अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सन्निहित आबादी में से एक है। इसके उच्च घनत्व के प्रमुख कारकों को देखें तो इसके तहत संसाधनों से भरपूर घास के मैदान, अनुकूल जलवायु और शिकार की प्रचुरता, सीमित मानवीय व्यवधान यानी लद्दाख में 61% हिम तेंदुए मानव आबादी के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, और लद्दाख की जनजातियों में वन्यजीवों के प्रति सांस्कृतिक सम्मान, हिम तेंदुआ पर्यटन से होने वाला आर्थिक लाभ और संघर्ष प्रबंधन की रणनीतियां आदि अन्य जिम्मेदार कारक हैं। अब हिम तेंदुए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार दक्षिण और मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्र है, जहां यह एक प्रमुख प्रजाति के रूप में पाया जाता है। ये 12 देशों में पाया जाता है। भारत में पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसे वनरेबल माना गया है। ये साइट्स परिशिष्ट 1 और CMS परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी इसे शामिल किया गया है। अब पर्यावास देखें तो हिम तेंदुआ 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानी व पथरीली तथा उबड़-खाबड़ भूमि पर रहता है। आपको बता दें कि हिम तेंदुए के शरीर पर स्मोकी धूसर यानी ग्रे रंग के फर होते हैं, जिस पर काले गहरे धूसर रोसेट होते हैं। वे अकेले रहते हैं तथा सुबह और शाम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण पहले भी इसकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, बिश्केक घोषणा 2017 और समरकंद संकल्प 2024 जैसी पहले भी इस दिशा में काम कर रही हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। क्वाड के सदस्य देशों ने हवाई द्वीप के होनोलुलु में इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क यानी IPLN सिमुलेशन पूरा किया। क्वाड के सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक हालिया अध्ययन में 19 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवनालिका अपरदन से बनी स्थलाकृतियों को रेखांकित किया गया। भारत में अवनालिका अपरदन से प्रभावित 92% क्षेत्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने भारत का जलवायु वित्त पोषण वर्गीकरण का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी करके जनता से सुझाव मांगे हैं। अर्जेंटीना के फिलो डेल सोल और जोसेमारिया में तांबे के बड़े भंडार का पता चला है। इससे यह देश दुनिया की शीर्ष 10 तांबा उत्पादक खानों में शामिल हो गया है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मॉनसून का आगमन और वापसी केवल सूर्य के प्रकाश पर नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक मेमोरी पर भी निर्भर करती है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली खाद्य कमी और कुपोषण मानव आंत में मौजूद सूक्ष्म जीवों यानी गट माइक्रोबायोटा की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय नौसेना का पोत INS किल्टन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDEX एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। IMDEX एशिया का अग्रणी नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु को पुनर्जीवित किया है। आयुर्वेद में निघंटु शब्द का तात्पर्य औषधियों के समूह, समानार्थक शब्द, गुण और उनके उपयोग किए जाने वाले भाग के विवरण से है। 2024 में पत्रकारिता के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 पुलित्जर पुरस्कार और द न्यूयॉर्कर में 3 पुरस्कार जीते। आपको बता दें कि यह पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है। पुलित्जर पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क शहर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।